आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 जो है पेज नंबर 208 से लिया है। A square loop of edge 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप का जो एज है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां पे हमारे पास एक लूप है, लूप मैंने बना दिया इस तरीके से, और इसका जो एज है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। रेजिस्टेंस इसका 1 ओम के बराबर दिया हुआ है। टोटल जो इसका रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम के बराबर है। प्लेस्ड वर्टिकली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर या कह सकते हैं कि टेबल पर हमने इसे रखा हुआ है। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यहां पे सिचुएशन है कि मान लीजिए यहां पे एक टेबल है और इस टेबल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस लूप को रखा गया है लाइक दिस, इस तरह से इस लूप को रखा गया है। अब आगे कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द डायरेक्शन 45 डिग्री टू द प्लेन। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे सेटअप किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं कि सामने ये आपके प्लेन है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी प्लेन से 90 डिग्री एंगल, इस प्लेन से एंगल है 90 डिग्री। अब 90 नहीं 45 डिग्री एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास होता है। मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पास होता है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है 45 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कहा जाता है आगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.2 सेकेंड्स एट अ स्टडी रेट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन दिस टाइम इंटरवल। तो हमें बताना है कि कितना करंट यहां पे इंड्यूस होगा इस छोटे से इंटरवल 0.2 सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो होता है हमारे पास बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जो हमारे पास सरफेस है वो प्लेनर हो। सरफेस प्लेनर है, एक शीट की फॉर्म में हमारा सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल हमारे पास हो जाएगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कितना हो जाता है? ईएमएफ के बराबर। तो डेल्टा टी ये हो जाएगा ईएमएफ के बराबर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा करंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास करंट। तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया अभी भी सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे एरिया देखिए कितना है, एरिया हमारे पास है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 0.2 इंटू 0.2 0.04, cos थीटा इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। मैग्नेटिक फील्ड फाइनल 0, मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल 0.5 टेस्ला डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम इंटू डेल्टा टी इज 0.2। तो इस रिलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, मैं करके भी दिखा देता हूं। मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अब लिख रहा हूं, तो यहां 0.5 बचेगा, यहां डेसिमल से डेसिमल चला गया और यहां आपको बच गया 0.02। तो आपको यहां से मिल जाएगा 0.02 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो मिली एम्पियर में दिया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हमें मिली एम्पियर में मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, आ जाएगा आपके पास 50 अंडर रूट 2, आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 70 मिली एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आंसर हमें मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 70 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों,
और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ, ठीक है ना। 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है, ठीक है ना। ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का, ठीक है बच्चों। और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट, ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल जो है पेज नंबर 212 पे दिया हुआ है। सवाल कहता है कि सर्कुलर लूप है, एक कैसा लूप है, सर्कुलर शेप का लूप है विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका प्लेन पेपर के प्लेन में के पैरेलल है, यानी कि कुछ ऐसा। ये हमारे पास एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर बना दिया हमने लूप को इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहां पर है। लूप, अच्छा एक सेकेंड, ये एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सवाल जो है, एक बार दोबारा से यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये जो लूप है ये एंट्री कर रहा है इस तरीके से, ये एंटर हो रहा है इस तरीके से विद कांस्टेंट स्पीड v। तो आपको यहां पे ये बताना है कि नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ वेरी करेगा या नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा या नहीं। ये सारी बातें जो हैं आपको बतानी है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसने लगेगा तो मैं कह सकता हूं कि इसका ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला जो पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन से राइट वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज हो जाएगा और इसके पास वेलोसिटी है v के बराबर। तो मैं कह सकता हूं v क्रॉस b, इसमें ऊपर की तरफ यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है और L इफेक्टिव का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। हम जानते हैं कि B V L इफेक्टिव ये फॉर्मूला होता है ईएमएफ का जब एक इरेगुलर शेप का वायर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। सब जानते हैं बात कि एक इरेगुलर शेप का वायर जब एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है, क्रॉस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L इफेक्टिव माना जाएगा और जैसे जैसे ये लूप अंदर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, L इफेक्टिव यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। तो L इफेक्टिव की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है यहां तक। इसका मतलब कह सकता हूं कि मैं इस लूप के अंदर जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की स्ट्रेंथ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता रहेगा कुछ समय तक या चेंज होगा टाइम के साथ, लेकिन जो पोलैरिटी है एक समान रहने वाली है, पोलैरिटी सेम रहने वाली है जब तक वो यहां तक पहुंच नहीं जाता है। तो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल गलत है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली गलत है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वेरिंग विद टाइम बिल्कुल ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन नहीं, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वेरी हो रहा है टाइम के साथ में, टाइम के साथ में। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे जो एरिया है, जो एरिया हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है हमारे पास बी ए कॉस 0। ठीक है, ये इस वाले केस में तो एरिया जो है बढ़ रहा है, एरिया जो है बढ़ रहा है, लेकिन एरिया के जो बढ़ने का रेट है वो अलग अलग है। एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, पहले इतना बढ़ता है, फिर और ज्यादा बढ़ जाता है, फिर और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि फ्लक्स भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज होगा, और नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो जो करंट है, ईएमएफ जो है वो भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा होगा। तो एक ही बात थी, आप चाहे मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं या फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। ठीक बात। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ, जो पेज नंबर 214 पर दिया हुआ है, 214। सवाल आपसे कहता है अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये इसका फ्रीक्वेंसी है, इसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा आ जाएगा आपके पास 50, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ गए ना क्या किया है ये? मैंने रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड, और एक कंप्लीट राउंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई यहां पे किया इस वैल्यू में, तो आपको मिलता है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। और उसका एक एंड जो है वो पिवटेड है एट द सेंटर एंड अदर एंड एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक एंड तो फिक्स्ड है सेंटर पे, लेकिन जो दूसरा एंड है वो उसकी सर्कमफेरेंस पर स्थित है। About an axis passing through center and perpendicular to the plane of ring, a constant and uniform magnetic field of 1.5 Tesla parallel to axis is present everywhere. What is the EMF induced between the center and periphery of the circular ring? तो हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और एक रॉड एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर लेंथ की यहाँ पे घुमाई जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है, प्लेन ऑफ मोशन एग्जिस्ट करता है। तो हम जानते हैं कि जब एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, तो इस एंड और इस एंड के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5, ओमेगा इज 100 पाई, आर का स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर which is 0.04 divided by 2 तो यहाँ पे 2 डेसिमल से ये 100 चला गया, 15 और 4 6 हो गया, तो 3 पाई हमारे पास आंसर मिल जाता है। सो 3 इंटू पाई,
तो ये 9 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल कहता है आपसे, अ साइकिल व्हील with 20 metallic spokes, each of 1 meter long, is rotated with speed of 60 radian per second in a plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field. SH is equal to 0.5 Gauss at a place. The EMF induced between the axle and the rim of the wheel is equal to. तो एक्सल और व्हील का जो रिम है उसके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल अच्छा है, देखिए इसको आप समझते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो साइकिल का जो पहिया है वो आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि एक ऑर्डिनरी साइकिल की जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं, मेटल के स्पोक्स लगे होते हैं जनरली। ठीक है, तो यहां पे होता है एक स्पोक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्पोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं। ये क्या है? हमारा एक्सल है। और इस एक्सल से स्पोक लगे होते हैं एंड ऑल द वे टू द रिम, रिम तक ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं। एक स्पोक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 और एक 20। ठीक है, इस तरीके से जो 20 स्पोक्स हैं यहां पर लगे हुए हैं। तो बाइसिकल के व्हील के साथ क्या होता है कि ये रोटेट होता है, ये गोल गोल जो है ये घूमने लगता है। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये 60 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से ये रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट हो रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकंड। सब समझ गए? और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की वजह से है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो इसका प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 गॉस के बराबर। तो इसके परपेंडिकुलर यहां पे मैं बना देता हूं कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ रहा है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.5 गॉस, और गॉस को टेस्ला में बदलने का जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है 10 to the power -4। तो 0.5 into 10 to the power -4 टेस्ला हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। अब आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं किसी भी एक स्पोक की बात कर रहा हूं, एक स्पोक की बात कर रहा हूं। ये जो स्पोक है ये कह सकता हूं कि एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। देख सकते हैं आप कि इसका जो पाथ है एक स्पोक का वो एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। तो मैं ये बता सकता हूं कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होने वाला है। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एक रॉड के लिए, एक स्पोक के लिए, एक मेटल के स्ट्रेट वायर के लिए बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इसका जो पोलैरिटी है वो देखने का तरीका होता है एल वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वही पोलैरिटी बताता है। तो वेलोसिटी है इसका ऐसा, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी आप देखेंगे यदि ऐसे मूव कर रहा है तो इस तरीके से इसका वेलोसिटी होने वाला है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सो v क्रॉस b इस तरफ पोलैरिटी आने वाला है, यानी कि एक इस तरह की बैटरी की तरह ये बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ कितना होगा b ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये एक स्पोक की बात हुई। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं ये वाला स्पोक भी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ये वाला स्पोक भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ये सारे के सारे स्पोक जो हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये जो सारे स्पोक हैं ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेंगे। ये रही बैटरी, ये रही बैटरी, ये रही बैटरी, और सारी बैटरी जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। समझ गए सब लोग कि सारी जो बैटरी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक सिंगल पॉइंट है, तो जितने भी स्पोक्स हैं उनके एक एंड का पोटेंशियल सेम हो गया, और दूसरा वाला जो एंड है वो मेटल की रिम से कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल बराबर ऑटोमेटिकली हो गया है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो स्पोक्स हैं ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह जो पोटेंशियल है वो सेम है, और सेम ईएमएफ की जो बैटरी है 20 बैटरी जो है पैरेलल में लगी हुई हैं, 20 बैटरीज। तो हम जानते हैं कि
यदि एक जैसी बैटरी पैरेलल में लगी हैं तो उनका इक्विवेलेंट भी उतना ही होता है, सिंगल बैटरी के बराबर। तो इक्विवेलेंट इन सारी बैटरीज का कितना आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। ठीक बात। अब हमें मिल चुका है इक्विवेलेंट ईएमएफ, यानी कि जो एक्सल है, एक्सल का जो पॉइंट है और जो रिम का पॉइंट है उनके बीच में हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल चुका है। कितना है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई के बराबर विच इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ओमेगा जो है हमारे पास 60 है और रेडियस का स्क्वायर है हमारे पास 1 मीटर का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ एक 0 से डेसिमल चला गया, 2 से चला गया 3 बार, 3 पंजे 15, 15 इंटू 10 टू द पावर -4 या 1.5 मिली वोल्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। सो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सल और रिम के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 मिली वोल्ट के बराबर। मिली वोल्ट है हमारा आंसर 1.5। ऑप्शन नंबर 1 इसे आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, जो पेज नंबर 216 पे दिया है। A conducting arm of length 30 centimeter moves on conducting rails held parallel. A uniform magnetic field B is equal to 0.2 Tesla exists perpendicular to the planes of the rail. Only the conducting arm has a resistance of 0.5 ohm. The arm is pulled out with constant speed of 20 meter per second. How much force is required parallel to rails to keep it moving at the same speed? तो इस कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से मूव करवाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो इस बात की चर्चा करते हैं कि फोर्स लगाना ही क्यों है, ये अपने आप क्यों नहीं चल रहा है, क्यों हमें बार बार आना पड़ता है फोर्स लगाने, पावर निकालने, हम क्यों नहीं चुपचाप बैठ सकते हैं, एक थोड़ी देर भी बैठने नहीं देते हैं सवाल हमें। तो एक बार देख ही लेते हैं कि ये हमारे पास रॉड है, रॉड को मूव करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ भी आ रहा होगा। तो यहां देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और वेलोसिटी जो है इस तरफ है, सो V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये ऐसी एक बैटरी की तरह बिहेव करने वाली है, ऐसी एक बैटरी की तरह बिहेव करने वाली है। तो यहां पे मैं और अच्छे से बना देता हूं, ये और अच्छे से बनाएं इसे, तो आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी बैटरी। अब ये यदि बैटरी है तो इस बैटरी की वजह से करंट इस वाले सर्किट में आने वाला है। इस तरीके से इस सर्किट में करंट आ जाएगा। अब सर्किट में करंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एल क्रॉस बी के बराबर इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, बिकॉज जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो एल वेक्टर है ऐसे, वी वेक्टर है ऐसे, सो एल क्रॉस बी, एक सेकंड दोबारा देख लीजिए, सॉरी वी क्रॉस बी हमें पोलैरिटी मिल गया और आई एल क्रॉस बी हमें फोर्स मिलने वाला है। तो एल वेक्टर है इधर, आई एल क्रॉस बी, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, सो आई एल क्रॉस बी देख सकते हैं, एल क्रॉस बी इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स यहाँ देख लीजिए, ये रॉड है हमारे पास और रॉड में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू आई एल बी, और हमें इसे मूव करवाना है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड कब हो सकती है, जब फोर्स इसके ऊपर 0 के बराबर हो। तो यानी कि जितना फोर्स ILB मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, उतना ही फोर्स हमें लगाना होगा F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ILB। तो यदि हमने इतना ही फोर्स इधर लगा दिया तो नेट फोर्स हो जाएगा 0 और एक कांस्टेंट वेलोसिटी सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। तो भाई हमें आंसर निकालना है ILB के बराबर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, I हो जाएगा हमारे पास BVL डिवाइडेड बाय R, ये हो गया हमारे पास करंट, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि एक सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए ना, फोर्स, ठीक है फोर्स निकाल रहे हैं, हमें और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ये फोर्स की वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर विच इज 0.5 का नॉट 0.2 का स्क्वायर 0.04, लेंथ का स्क्वायर 0.09, वेलोसिटी का स्क्वायर वेलोसिटी 20,
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, यानी कि 0.5 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो यहां डेसिमल हटा के एक 0 आ जाएगा और इन दोनों 0 से ये पूरा डेसिमल हट जाएगा और ये 4 दूनी 8, 8 9 72, तो 0.72 डिवाइडेड बाय 5 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 बचा 2, 0.14 आपको यहाँ पे मिलेगा न्यूटन के बराबर फोर्स, 0.14 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया।